हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का आगे का सफर। जैसा कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा था पिछली बार कि कितने तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, और उसमें हमने देखा था कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो उन स्पेक्ट्रम का रीजन नहीं बता पा रही थी, और उसमें हमको एक गैप जो था वो फुलफिल करना था, जो कि हमको बोहर के मॉडल की तरफ ले जाने वाला था। अब जब बोहर ने अपनी थ्योरी दी तो इन सब के, क्योंकि जब तक उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल चुका था और जो कि था वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो उनने उसी का यूज करते हुए अपनी थ्योरी प्रपोज करी। और उनने क्या बोला कि जैसा कि बोहर ने बोला था कि हाँ, एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सही। लेकिन उनने फिर ये बोला कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जितने भी मॉडल आए थे वो क्या बोल रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके आसपास घूम रहे होते हैं, उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा था कि कहाँ घूम रहे होते हैं। और बोहर एटॉमिक की सबसे बड़ी जो एक बोल सकते हैं सक्सेसफुल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो यही दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते तो हैं लेकिन हर कहीं भी नहीं घूमते, उनके आसपास एक स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं एनर्जी लेवल के, है ना। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे कि एक एनर्जी लेवल यहाँ है, फिर उसके बाद एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढेंगे तो वो आपको इन एनर्जी लेवल्स में मिलेंगे, इनके बीच में कहीं भी नहीं मिलेंगे। न्यूक्लियस के अराउंड कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि स्टेशनरी होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपना सर्कुलर मोशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हर कहीं प्रेजेंट नहीं होता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो कैसा फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस पर माइनस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो था उसके जो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ये थे, पहला यही था कि इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स में क्या कर रहे होते हैं, इसके आसपास घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास। और ये जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं, इनका नाम दिया बोहर सर ने ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो आया ही बोहर एटॉमिक मॉडल से था, ठीक है। ऑर्बिट अभी हमको समझ में आ गई कि हाँ, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, ठीक। सेकंड बात सर ने बोली कि यहाँ पर मोशन करते हुए ड्यूरिंग द मोशन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। जैसा कि मैक्सवेल सर ने जो थ्योरी दी थी जिसमें रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहे थे कि वो जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करना चाहिए और एक टाइम पे आने के बाद न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो सर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही एनर्जी पे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस टाइम पर वो कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं दिखाता है। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता जब तक वो उस सेम एनर्जी स्टेट में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ पर है तो इस टाइम पे जब तक वो इस शेल में घूम रहा है तब तक उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है अपना शेल चेंज नहीं कर सकता। मतलब क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है इस शेल में, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस शेल में आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रिटर्न आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कैसे, अगर आप उसको एनर्जी देंगे तो, लेकिन कितने अमाउंट की एनर्जी दें तब वो यहाँ आएगा। तो इस एनर्जी को भी बोहर ने आगे चलकर निकाला। बट फिलहाल अगर इनके स्टेटमेंट को समझे तो इनका दूसरा जो लॉ था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब इसका क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब है। मान लो जो पहला शेल है, जो यहाँ पर पहला शेल है, इसकी एनर्जी है 5 जूल, दूसरा जो शेल है इसकी एनर्जी है 10 जूल, और तीसरा जो शेल है इसकी एनर्जी है 15 जूल, एंड सो ऑन, आगे आगे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एनर्जी लेवल में जिसकी जो वैल्यू है वो है 5 जूल एनर्जी की, जो आप शेल्स के नाम भी याद रखते हैं ना, के शेल, एल,
एम एन इस टाइप से। तो के शेल की जो एनर्जी मान लो 5 जूल है, मतलब उसमें जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 5 जूल की होगी। अब मैंने बोला कि ये अगले उसमें जा सकता है, तो कब जाएगा, जब मैं उसको एनर्जी दूंगी। मैं क्या करूंगी, हीट करूंगी। अगर मैं उसको एनर्जी दे रही हूं तो मैं कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं कि वो 10 जूल वाली शेल में चले जाए, एल शेल में चले जाए। उसको कितनी चाहिए, 5 उसकी ऑलरेडी है, उसको कितनी जूल एनर्जी की जरूरत है, 5 जूल एनर्जी की। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का नियम क्या कहता है कि अगर उसको 5 जूल एनर्जी की जरूरत है तो आप उसको एग्जैक्ट 5 जूल एनर्जी दोगे तभी वो अगली शेल में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यूं समझिए कि आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास 500 रुपए हैं, आपको 1000 रुपयों की जरूरत है, ठीक है। अब अगर कोई आपको ऑफर करे कि ये लो 200 रुपए मुझसे ले लो, बाकी तुम किसी और से जुगाड़ कर लेना, तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे, क्योंकि आप इंसान हो। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं चलता, उनको जितनी एनर्जी चाहिए वो इतनी ही लेंगे, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं लेंगे। आप एक बार को कम को चलो मना कर दोगे कि नहीं मुझे एग्जैक्ट 500 चाहिए, मुझे 1000 कंप्लीट करना है अपने पास। लेकिन क्या आपको 1000 चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको 1200 ऑफर करे तो कि ये लो 1200 रख लो, तब तो आप फटाक से रखोगे, चलो ठीक है 200 जो बचे वो हमारे हुए। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको सिर्फ 5 जूल एनर्जी की जरूरत है। अगर आपने उसको 7 जूल एनर्जी भी दी, 7 तो बहुत दूर की बात, अगर आपने उसको 5.1 जूल एनर्जी भी दी, इतनी भी एक्स्ट्रा दी, तो वो एनर्जी वो नहीं लेगा। उसको एग्जैक्ट जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी वो लेगा और अगली शेल में चला जाएगा। 5 जूल एनर्जी दी, वो अगली शेल में चला गया। अब उसकी एनर्जी क्या हो गई, 10 जूल। अब वो 10 जूल की एनर्जी से न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसको, अब वो वहां बोर हो गया, उसको वापस अपनी के शेल में आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वही 5 जूल की एनर्जी उसको वापस रिलीज करनी पड़ेगी और वो वापस क्या कर सकता है, अपने के शेल में आ सकता है। तो ये जो नियम था ये था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। मतलब जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, क्वांटाइज्ड रहते हैं कि आप इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिखा पाएगा, अदरवाइज नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। ये एक नियम था। और तीसरा जो स्टेटमेंट था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का ही एक अलग स्वरूप बोल सकते हैं, जिसमें बोहर सर ने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो वो बराबर आता है mvr इज इक्वल्स टू nh/2 के बराबर। अब ये क्या चीज है, क्या वाला आ गई, पहले तो ये समझते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम से भी पहले समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम अगर आपको फिजिक्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या याद है तो मोमेंटम हम किसको बोलते हैं, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसका मास, उसका जितना भी वजन है उससे उसकी वेलोसिटी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मास इंटू वेलोसिटी वो क्या देती है, उसका मोमेंटम देती है ना। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या, तो जब लीनियर वेलोसिटी की बात करते हो, जब आप लीनियर मोशन की बात करते हो, तब हम नॉर्मल मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ मोशन कौन सा हो रहा है, यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन में जो आपका मोमेंटम निकलेगा वो भी कैसा निकलेगा, एंगुलर। अब उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, डिफरेंस बस इतना आ जाता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वजन रहा होगा, मास, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है उसकी वो वेलोसिटी। लेकिन इसमें आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, इस न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपको क्या देता है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम आप कैसे पता लगाओगे इलेक्ट्रॉन का, उसका हमने फॉर्मूला दिया, आप क्या करो nh/2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें है क्या, h प्लांक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बच क्या है, ये सिर्फ एक n ही तो बच रहा है। मतलब उन्होंने ये बोला आप मुझे खाली शेल बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में, मैं डायरेक्ट h/2 से उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे क्या पता पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस एंगुलर मोमेंटम से उस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। और इस n को क्या नाम दिया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम क्वांटम नंबर पर फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये था एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका। बोहर एटॉमिक मॉडल के ये कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उन्होंने दिए थे। अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है। इसके बाद उन्होंने क्या दिया, आप रेडियस, क्योंकि अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, इस आर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आर रेडियस उन्होंने कैसे निकाली,
रेडियस का जो फॉर्मूला निकल के आया, देखिए सबके डेरिवेशन है, रेडियस का है, एनर्जी का है, ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अपलोड करेंगे। लेकिन आज अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस देखें तो रेडियस का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। अब ये यूनिट काय में है, एंगस्ट्रॉम में। देखिए आप वैल्यू कुछ भी याद करें, आप 10 रेफरेंस बुक्स में देखेंगे आपको 10 वैल्यूज मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि पीछे यूनिट क्या दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, सेंटीमीटर इनवर्स में देखिए। अब देखिए अगर यही वैल्यू मैं सेंटीमीटर में बोलूंगी तो मुझे यहाँ 10⁻⁻8 ऐड करना पड़ेगा, मीटर में बोलूंगी तो मुझे और कुछ ऐड करना पड़ेगा। इसलिए आप जिस यूनिट में याद रख रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एन क्या है, एन वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जेड क्या है, जेड अभी तक इस जेड से हम बहुत अच्छे से परिचित नहीं हुए हैं, लेकिन जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। हालांकि पीरियोडिक टेबल आप सभी ने देखी होगी। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, मतलब उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे करते करते हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, अभी हमारे पास फिलहाल कितने 118 एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 118 तक के एटॉमिक नंबर अभी हमारे पास हैं। तो आप जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हो, जिस एटम की बात कर रहे हो, यहाँ पर आपको उसका क्या रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर रखना पड़ेगा। अब मान लो मुझे हाइड्रोजन की रेडियस निकालनी है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की मुझे रेडियस निकालनी है सेकंड शेल की, किसकी, सेकंड शेल की। तो वहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। अब मुझे रेडियस निकालनी है आर एन। अब मैं कौन सी शेल की निकाल रही हूँ, सेकंड की निकाल रही हूँ, तो आर इज इक्वल्स टू ये सेकंड शेल की रेडियस क्या आएगी, 0.529। अब सेकंड शेल की यानी 2 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन जेड 1 आएगा। ये क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गई हाइड्रोजन एटम की सेकंड शेल की रेडियस। ठीक है, ऐसे ही आप 3, 4, 5, 6 किसी भी शेल की रेडियस निकाल सकते हैं और किसी भी एटम की निकाल सकते हैं। ठीक, ये उन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि हाँ हम किसी भी एटम की रेडियस, एनर्जी ये सब निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होना चाहिए। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, उनने जो बोहर की पूरी थ्योरी थी ये एप्लीकेबल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूं मुझे इसकी रेडियस निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो वो गलत आंसर आएगा। लेकिन मैं क्या करूं, इस हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो हीलियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास प्रोटॉन तो 2 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अब एक ही बचा ना। तो अब मैं अगर इस पे ये फॉर्मूला लगाऊं कि हाँ अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे इसकी रेडियस निकालनी है तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो हीलियम पर ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, लेकिन हीलियम पॉजिटिव पर ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अब ऐसे ही लिथियम की बात करूं तो लिथियम पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन लिथियम 2 पॉजिटिव पर ये काम करेगा, क्योंकि लिथियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब भी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब वो हाइड्रोजन जैसा बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वाला। तो बोहर की जो थ्योरी होती है वो हाइड्रोजेनिक स्पीशीज पे काम करती है, मतलब हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स पर काम करती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे, है ना। उसके अलावा मल्टी इलेक्ट्रॉन, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं तब ये थ्योरी भी क्या हो जाती है, फेल होने लग जाती है। तो देखिए हमने थ्योरी इंट्रोड्यूस करते ही उसके साथ उसकी लिमिटेशन भी एक हमने सीख ली कि ये थ्योरी कहाँ कहाँ काम नहीं करने वाली है। ठीक है, तो ये तो बोहर ने बताई थी रेडियस, और ये काफी हद तक सही थी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या क्या बात करी कि ठीक है इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, रेडियस की जरूरत है हमको, लेकिन वो किसी ना किसी एनर्जी से घूमेगा ना, क्योंकि हमारा सेकंड लॉ ही क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। हमको एनर्जी भी यूज में पड़ने वाली है, तो हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी से वो घूम रहा है। जैसे अभी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, मान लो 5 जूल है, 10 जूल है, तो 5, 10 हम कैसे पता लगाएं, उसका जो फॉर्मूला था वो ये था, क्या था, एनर्जी इज इक्वल्स टू -21.7 इंटू 10⁻⁻19
Z² अपॉन में n स्क्वायर। अब यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यूनिट पर ध्यान देना है। यूनिट क्या है? जूल्स पर एटम, मतलब एक एटम पे हम एनर्जी निकाल रहे हैं और किस में निकाल रहे हैं? जूल्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर ये जूल्स में निकाल रहे हैं, इसके अलावा अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब होता क्या है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर बात कर रहे हैं तो जूल्स एक बड़ी क्वांटिटी होती है ना, जूल्स थोड़ी मेजर क्वांटिटी हो जाती है। अब उससे और छोटे लेवल पर आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है जनरली हम वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालते हैं, क्योंकि कम एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्जन, जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स होते हैं। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और जब वो आपकी एनर्जी आएगी -13.4 Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी, -13.4 इंटू, अब Z²। आपको वही यहाँ पर भी क्या करना है, अब ये बात ध्यान रखना, रेडियस में क्या था? रेडियस में हमने देखा था वहां पे कुछ एक तो कांस्टेंट था, ठीक है। कांस्टेंट को अगर आप इग्नोर करो तो रेडियस में क्या था? n² ऊपर था अपॉन सिर्फ z था। लेकिन अगर आप यहाँ एनर्जी में ध्यान दो तो एनर्जी में क्या है? Z² ऊपर चला गया है और n² है, मतलब यहाँ पर सिर्फ z था, यहाँ पर Z² है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कंफ्यूज होंगे। तो रेडियस का देखिए, जैसे जैसे शेल बढ़ेगा, n बढ़ रहा है मतलब क्या? शेल का वैल्यू बढ़ रहा है, n1 n2 n3 n4। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं आपको दिख रहा है रेडियस बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखो, रेडियस जो होती है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, ठीक है। और एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ये कैसे? इसको अगर हम समझे तो देखिए, यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है? ये ऐसे शेल्स में हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ इतनी दूर है, ठीक है। अब प्लस और माइनस में क्या लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये दोनों चार्जेस जितना क्लोज रहेंगे उतना स्टेबल बनेंगे, और जितना दूर रहेंगे उतना अनस्टेबल होंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे तो क्या होगा? उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है मतलब n का वैल्यू कम हो रहा है, ये n का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। n का वैल्यू कम होगा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था अभी तक का एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अब यहां पर हमने देखा, अब हम एनर्जी निकालते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन आपका, हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.4 Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक। अब अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम आपका जो Z का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 1। मतलब अब आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या हो गया? -13.4 Z², 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अपॉन में n²। मतलब वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अगर सिर्फ आप एटम फिक्स कर दोगे तो एनर्जी की वैल्यू सिर्फ n पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब n पर कैसे डिपेंड करेगी? n का वैल्यू मान लो 1 है, मतलब फर्स्ट शेल में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या? n = 1 के लिए आपकी एनर्जी आ जाएगी -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मैडम ने बोला है कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड हो रही है n² के, मतलब n आपका कम हो रहा है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, है ना। n आपका कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास आ रहा है एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन मैडम ने अभी क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जितना पास आएगा उतने अच्छे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे और एनर्जी कम होगी। तो देखो ये जो वैल्यू आपकी बढ़ रही है ना, ये नेगेटिव में बढ़ रही है, ठीक है। मान लो -13.4 है, ठीक। सेकंड की निकालते हैं। देखो सेकंड की जब तुम निकालोगे E = 2, -13.4 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4, और इसकी जब तुम एनर्जी निकालोगे
ये रफली इक्वल आएगी -6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पहली वैल्यू क्या आई -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी वैल्यू क्या आई -6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एन का वैल्यू आपका बड़ा, एन का वैल्यू क्या हुआ आपका बड़ा, यहाँ पर एन का वैल्यू था, इसको समझना जरा, यहाँ पर एन का वैल्यू था 1, यहाँ पे एन का वैल्यू हो गया 2। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एन का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी का वैल्यू कम हो जाना चाहिए, ठीक है। एन का वैल्यू बढ़ा, एनर्जी का वैल्यू कम हो गया, देखो हमको दिख रहा है कम हो गया। एन का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी समझाया क्या कंसेप्चुअली कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस पास रहना चाहते हैं। तो देखो ये जो वैल्यू बढ़ा जरूर है लेकिन नेगेटिव में बढ़ा है ना। -13.4 एनर्जी की बात करें तो E1 आपकी कम है इस कंपेयर टू E2, क्योंकि ये चार्जेस कैसे हैं, ये नेगेटिव है। आपको दिख रहा होगा 13.4 वैल्यू ज्यादा है, 6.7 कम है, लेकिन नेगेटिव में चल रहा है। नेगेटिव में चल रहा है अल्टीमेट मतलब क्या है कि E1 आपकी पहले कम एनर्जी थी, मतलब जब वो पास था इलेक्ट्रॉन तब उसकी एनर्जी कम थी, लेकिन अब वो दूर चला गया है, अब वो सेकंड शेल में चला गया है तो अब उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई है। ऐसे ही आप n = 3 के लिए भी निकाल सकते हैं। 3 के लिए निकालेंगे एनर्जी तब भी क्या होगा, आपको 3 स्क्वायर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम जब आप हीलियम एटम के लिए निकालेंगे तो आप हीलियम एटम के लिए तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बोहर की थ्योरी काम नहीं करेगी। तो आप किसके लिए निकाल सकते हैं, आप हीलियम आयन के लिए निकाल सकते हैं। हीलियम आयन के लिए जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीलियम आयन के लिए अगर आप निकालेंगे तो आपको Z का वैल्यू रखना पड़ेगा 2 और N का वैल्यू जो भी आपको ऑर्बिट दी हो उसकी आप वैल्यू रख दीजिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आपका क्या होगा, हीलियम आयन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करी जा सकती है। तो ये अभी तक बोहर की थ्योरी ने जो जो भी बताया एटम के बारे में, तो देखिए काफी हद तक हमको पिक्चर क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गई है कि सबसे पहले तो न्यूक्लियस जो रहता है वो स्टेबल रहता है अंदर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कहीं तो भी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर उसके अराउंड घूम रहे होते हैं, या तो सबसे कम पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे होते हैं। वो एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और उन एनर्जी लेवल पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो इतना होता है। एंगुलर मोमेंटम आ गया तो हमने रेडियस निकाल ली, रेडियस इतना होता है, रेडियस आ गई, हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली कि वहां पर एनर्जी कितनी होती है, इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। अब याद करना एटलीस्ट ये दो तो आपको वैल्यूज याद होनी ही चाहिए, बाकी और कोई यूनिट्स नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों याद हो क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में उससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। अभी आज मैंने एक आध क्वेश्चन ऐड भी करा है जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो। उसके बाद एक सेशन हम एंड में सिर्फ नीट जेईई के क्वेश्चन सॉल्विंग पर रखने वाले हैं, जिससे अभी तक आपने पूरा चैप्टर जो भी सीखा समझा कंसेप्चुअली आपको कितना ही अच्छा आता हो, लेकिन अल्टीमेट हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चंस क्रैक करना है। तो वो क्वेश्चंस हमसे बन भी पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होने के बाद देखो हमने अभी मैंने नेक्स्ट या प्रीवियस सेशन में ये बताया था कि ये वाले रिलेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन आपको कभी भी नहीं भूलना है, कोई सोते में भी पूछे तो एनर्जी के ये रिलेशन हमको हमेशा याद रहने चाहिए। एनर्जी क्या है, क्वांटम के फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक फिक्स क्वांटा जिसकी वैल्यू क्या होती है h न्यू, न्यू फ्रिक्वेंसी होती है। अगर उसको वेवलेंथ के टर्म्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, वेव नंबर के टर्म्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। अब अगर हम ये वेवलेंथ वाला चीज देखें, है ना, क्योंकि हम वेव्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट करने वाले हैं, तो डेल्टा ई और इसका रिलेशन क्या है, अभी हमने डेल्टा ई निकाला, ठीक, और डेल्टा ई से अगर हम वेवलेंथ को कनेक्ट करें तो डेल्टा ई में अगर आप एच सी का डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/वेवलेंथ, और 1/वेवलेंथ ही क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो ये सारी चीजें आप क्या करने वाले हो, आप इसको अप्लाई करने वाले हो। आपने जो अभी डेल्टा ई का फॉर्मूला निकाला है ना, डेल्टा ई का अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला वो आया -13.4 Z² में n² इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आया। अब मान लो ये आपका फर्स्ट कोई एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल था जिसका ये एनर्जी थी, कोई लो एनर्जी, एन की वैल्यू कम थी वहां पे। मान लो एक और अलग दूसरी एनर्जी लेवल है जो कि हाई है, जिसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन लोअर है और एन हायर हो गया, ठीक है। ये ऐसा कह रही हूं मैं
ये लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी और ये हायर वाली की एनर्जी, ठीक। अब इनका अगर हम डिफरेंस देखें, क्योंकि हमको क्या करना है, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से जब दूसरी एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहा है, तो डेल्टा ई तो हम तभी बोलते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ ई लिखो इसको, ये सिर्फ ई है, ठीक है। तब इतनी एनर्जी है, तब इतनी एनर्जी, डेल्टा ई क्या, जब उसने यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन दिखाया तो एनर्जी में कितना चेंज आया, वो डेल्टा ई है। तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, कितनी आएगी, माइनस 13.4 जेड स्क्वायर अपॉन में एन एच स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा 13.4 जेड स्क्वायर अपॉन में एन एल स्क्वायर लोअर, ठीक है। इसको अगर आप माइनस 13.4 कॉमन ले लेंगे और जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन में एन एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन एल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब मुझे अगर ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है बाहर का, तो मैं क्या कर दूं, इसको अंदर भेज दूं, तो ये 13.4 जेड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एन एल स्क्वायर अपॉन में 1, ठीक। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, अभी तक हम सिर्फ एक शेल का फॉर्मूला देख रहे थे, लेकिन ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जाएगा, तो आप हमको खाली बताओ कि वो कौन से शेल से कौन से शेल में जा रहा है, हम उसका एनर्जी डिफरेंस निकाल के दे देंगे, ठीक है। हम उसका एनर्जी डिफरेंस निकाल के दे देंगे। अब उस एनर्जी को हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे यहाँ पे, वो तभी तो उसको एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाएगा, और हमको ये गैप निकालना है कि कितना अमाउंट की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, तभी तो हम क्या बना पाएंगे, स्पेक्ट्रम बना पाएंगे। हमारे जितने भी स्पेक्ट्रा जो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो अल्टीमेट हमको ट्रांजिशन एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकाल ली। अब उस एनर्जी को अगर वेवलेंथ के टर्म में निकालना है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेव नंबर के टर्म्स में निकालना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ इस एनर्जी को hc से डिवाइड कर देंगे। hc से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो कांस्टेंट बचेगा सारा, क्योंकि -30 ये 13.4 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और h भी एक कांस्टेंट और c भी एक कांस्टेंट है, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक नया कांस्टेंट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.097। ये भी थोड़ी रफली बराबर होती है, मतलब आगे पीछे दी रहती है, बहुत सी बुक में 677 लिखा होगा, 6500 लिखा होगा, तो 1.09 यहाँ तक सेम है, और इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स में, मीटर इनवर्स में होगी तो चेंज हो जाएगी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में होगी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये n1 और n2 ये आपका यही है, n लोअर और n हायर, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है आप वो बताइए। हम उसका एनर्जी बता सकते हैं, हम उसका वेवलेंथ बता सकते हैं, हम कुछ भी बता सकते हैं, हम उसका वेव नंबर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखे हैं हमने, जो कि किसकी हेल्प से आए हैं, हमारे बोहर थ्योरी की हेल्प से आए हैं, ठीक है। अब इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये हमसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही हैं, तो पहले ट्राई करें, बुक में ना झांके, उसके बाद हम फिर अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 2। देखो हमारे मतलब की चीज क्या है, हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। कब, जब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन कर रहा है फोटोन, वो कहां से कहां कर रहा है, n5 से n2 पे ट्रांजिशन कर रहा है इन एन हाइड्रोजन एटम। तो अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है, ठीक। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने क्या देखा, ये वाला रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। ये वाला लोअर था, ये वाला हायर था। तो कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा है, 5 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, वैल्यूज को रख दीजिए, n लोअर टू n हायर की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। लोअर की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 5 का स्क्वायर, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज रख दीजिए। ये सारे वैल्यूज रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगा। तो पहला आपको क्या मिला, वेवलेंथ। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यूज आती है सेंटीमीटर इनवर्स में रखेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा, सेंटीमीटर में मिलेगा, क्योंकि वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा है, ठीक है। देखिए n की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, RH की जो यूनिट होती है वो क्या होती है,
सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ आप कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, लैम्डा हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको आप 1 से डिवाइड करेंगे, तब आपको जो आंसर मिलेगा वो काय में मिलेगा, सेंटीमीटर में मिलेगा। ठीक है, वेवलेंथ आया। अब आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन था वेवलेंथ से, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो अब आपके पास लैम्डा है, आपको म्यू निकालना है। आपको क्या करना है, जो भी वेवलेंथ आ रही है उसको आप सी से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले वीडियो को पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ढंग से ट्राई करें। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट डाउन करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। और अगला अगर इसका न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। देखिए ये हमने अभी जस्ट करा, हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की आपको एनर्जी निकालनी है और रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, मतलब E1 निकालनी है। कहाँ की निकालनी है, हीलियम की निकालनी है। तो देखिए -13.4 जेड स्क्वायर, अब जेड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, फर्स्ट की निकालनी है मतलब 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। रेडियस कैसा निकालेंगे, आर एन का फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। काय में थी ये रेडियस, एंगस्ट्रॉम में थी, तो 0.529 तो एज इट इज रहेगा। एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब 1 और जेड स्क्वायर मतलब 4, ये एंगस्ट्रॉम। इस वैल्यू को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगी आपको, रेडियस मिल जाएगी फॉर हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम आयन सॉरी। तो ये सारे थे हीलियम के बारे में या हाइड्रोजन के बारे में या किसी भी एटम के बारे में, बोहर की एटॉमिक थ्योरी, बोहर ने एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो लेकिन हम लिमिटेशन जान चुके हैं। लिमिटेशन क्या थी कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वर्क करता था। ठीक है, जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आने लग जाती थी तो इनके बनाए हुए जो फॉर्मूलाज थे, इनके बनाए हुए जो नियम थे वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे। तो हमको क्या जरूरत थी, एक नई थ्योरी की, एक नए कॉन्सेप्ट की। तो इसके बाद जो मॉडल था वो लास्ट मॉडल है और वही अभी तक एक्सेप्टेबल है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मॉडल। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हमारा ये पूरा जो क्लासिकल में आता है वो पूरा क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमको एक चीज और पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को थोड़ा सा और देखना है, स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा और देखना है, देन हम मूव कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटम मॉडल की तरफ। उससे पहले एक चीज और बची है, वो है एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कशन करना है। तो आज पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो स्पेक्ट्रम के बारे में हमने देखा कि हम किसी भी एटम को जब हीट करते जाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या करता है, वो लाइट रेडिएशंस एमिट करना स्टार्ट कर देता है। और उस एमिशन हुई रेडिएशंस को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमको एक स्पेक्ट्रा मिलता है। वो स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। ठीक है, हमने स्टडी करी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो कैसा था, वो लाइन स्पेक्ट्रा था। और वो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, सर बाल्मर। उनने क्या देखा कि जब कोई भी हाइड्रोजन एटम को जब आप हीट करते जाते हो तो देखो उसमें कुछ एनर्जी लेवल्स रहते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स रहते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन भले एक है हाइड्रोजन एटम में, लेकिन वो फर्दर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो उनने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन आपने हीट करते गए मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया। आपके लिए मान लो 4-5 के बाद तो वो इन्फिनिटी हो गया, आपने बहुत हद लेवल पे क्या कर दिया, उसको एक्साइट कर दिया। अब उन्होंने देखा कि अब हायर एनर्जी पे वो चला गया और कोई भी चीज हाई एनर्जी में स्टेबल नहीं होती है। उसको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो वापस से लो एनर्जी पे आएगा और जितनी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी वापस क्या कर देगा, एमिट कर देगा। तो सर बाल्मर ने ये देखा कि जब वो रेडिएशन को एमिट करके यहाँ पर आ रहा है, सेकंड शेल पे आ रहा है, तो अभी हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था, रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो कहां से, मान लो हमको अभी नहीं पता वो n RH वो कहीं से भी आ रहा है, मान लो हमारे लिए वो इन्फिनिटी है। ठीक है, लेकिन आ कहां पर रहा है, वो आ रहा है सेकंड शेल पे। ठीक है,
2 का स्क्वायर 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और उनने ये स्पेक्ट्रम देखा, उनने स्पेक्ट्रम का रीजन ये बताया कि हाइड्रोजन में जो हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है यहाँ से आपको निकालोगे तो वेव नंबर मिल जाएगा और अल्टीमेट आपको वेवलेंथ मिल रही है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर किसी भी शेल से, मान लो 7 से भी आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 6 से आ रहा है, 2 पे आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो ये वाली जो रेंज है ये आपको विजिबल है। क्या होती है? ये विजिबल रीजन में लाया करती है और ये आपको दिखती है। यहाँ से ये जितने भी ट्रांजिशंस होंगे ना, ये आपको एक लाइन प्रोड्यूस करके देंगे। एक ट्रांजिशन से आपको एक कलर लाइन मिलती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। जो हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था ना, वो इसलिए मिल रहा था कि जब आप एमिट कर देते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाता है और जब वो रिटर्न आता है तब हमको क्या मिलता है? लाइन मिलता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि n इक्वल्स टू 2 पे ही क्यों आया, 1 पे क्यों नहीं आया, 3 पे क्यों नहीं आया, 4 पे क्यों नहीं आया? तो देखो, होता तो ये है कि वो आता तो सब जगह कहीं भी आ सकता है। मान लो वो 1 पर भी आ गया, कोई सी भी शेल से जब वो रिटर्न होके 1 पर भी आ रहा है, पर ये कलर जो है वो आपको दिखेंगे नहीं। और भी हो सकता है वो 3rd पर आए, ठीक है, कहीं से भी 3rd पर आ रहा है अगर वो, ठीक है, बट ये कलर आपको नहीं दिखते हैं। 4th पर भी आता है, 5th पर भी आता है, कहीं से भी ट्रांजिशन करके जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है तब वो जो लाइन एमिट करता है उससे आपको लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। और ये सबसे पहले जो विजिबल रीजन वाला था, ये सर बाल्मर ने इसकी खोज करी थी और ये पूरी सीरीज ऑफ लाइन है, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था बाल्मर सीरीज। क्या? बाल्मर सीरीज, ठीक है। जो अगर n आपको कुछ भी हो लेकिन वो अल्टीमेट n इक्वल्स टू 1 पर आ रहा है तो उसको हम नाम देंगे क्या? लाइमन सीरीज, ठीक है। n आपका कुछ भी हो लेकिन वो अल्टीमेट आ काय पे रहा है? n इक्वल्स टू 2 पे, तो वो तो हो जाती है आपकी बाल्मर सीरीज। n कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर, हाँ, n कुछ भी हो लेकिन अल्टीमेट वो आएगा कहाँ पर? अगर n इक्वल्स टू 3 पर आएगा तो लाइमन, बाल्मर और ऐसे ही अलग अलग सीरीज आपके यहाँ पे बनने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, ऐसे करके, ठीक है। ये वाली होती है पाश्चन। ऐसे ही n अगर 4 पे आएगा तो वो होती है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। n कुछ भी हो, अगर वो 5 पे आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पी फंड सीरीज, ठीक है। तो ये अलग अलग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज हमको देखने को मिली। बस फर्क इतना है कि हमको जो हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है वो इसके कारण मिलता है और ये विजिबल रेंज में सिर्फ यही लाया करता है। इसके अलावा भी मैंने बताया था ये आपकी यूवी रेंज होती है इसलिए आपको नहीं दिखती, ये आपके नियर आईआर होती है, आईआर के पास वाली, है ना, फिर ये मिडिल आईआर, फिर ये फार आईआर। तो ऐसे कोई सी भी रेडिएशन हो लेकिन अगर वो विजिबल नहीं है तो वो आपको नहीं दिखेगी। आपको विबग्योर खाली कहाँ दिखता है? ये इधर ही दिखता है विजिबल रेंज में। तो ये था हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो कि हम बोहर के मॉडल की हेल्प से सॉल्व कर पा रहे थे। तो अभी तक हमने काफी कुछ देखा, काफी कुछ सीखा। अब आप कनेक्टेड रहिएगा जिसमें हम आगे कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें जो रह गई हैं वो देखेंगे और लास्ट फिर हम बढ़ेंगे हमारे क्वांटम मॉडल की तरफ, एटम के क्वांटम मॉडल की तरफ। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।